नमस्कार, मैं नयन वार्ष्णे स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्लिस एकेडमी पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लास्ट 20 इयर्स के प्रीवियस इयर्स क्वेश्चंस को, जो कि एमयू 11th एंट्रेंस एग्जाम ऑफ साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर केमिस्ट्री में से चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस में और से पूछे गए हैं। आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है उनको शेयर करते हैं। साथ ही साथ इन लेक्चर वीडियोस के जो पीडीएफ नोट्स हैं उनको भी आप हमारे इन चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपकी प्रिपरेशन को बेटर बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सॉल्ट वाटर है ये बेसिकली किस चीज़ का एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एलिमेंट, सॉल्यूशन या फिर कंपाउंड। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो जब कभी भी हम सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं तो हमको उसकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम देखने को मिलती है। तो यानी कि ये एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है और होमोजीनियस मिक्सचर का केवल एक ही टाइप होता है, सॉल्यूशन। उस वजह से जो ऑप्शन सी है ये हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा कि जो सॉल्ट वाटर है ये सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सॉल्यूशन के अंदर अगर 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और वाटर का वेट यहाँ पे मास 450 ग्राम है, तो बताइए सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मास बाई मास परसेंटेज के टर्म्स में। क्लास 9th के इस चैप्टर के अंदर हमने तीन तरीके से सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालना सीखा था। मास बाई मास परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे मास बाई मास परसेंटेज निकालने को कह रहा है। ये पहला क्वेश्चन है इस तरीके का, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बेसिक से करते हैं। आने वाले ईयर्स के अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं उनको हम फिर डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, तो मास बाई मास परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमको मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए, यानी कि वो चीज़ जिसको डिसॉल्व किया गया था। तो यहाँ पे हमें दे रखा था कि जो कॉमन सॉल्ट है उसका वेट 50 ग्राम था, यानी कि हमारे लिए जो मास है सॉल्यूट का ये बेसिकली 50 ग्राम दे रखा है। इसी तरीके से जो सॉल्वेंट है यानी कि जिसमें घोला गया है जो कि वाटर था, उसका वेट सॉरी उसका मास हमको यहाँ पे 450 ग्राम दे रखा था। इसके बाद जो अगली चीज़ हमें चाहिए होती है वो है मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो मिक्सचर हमारे पास बचा उसका फाइनल मास क्या हो गया। तो ये निकलता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट करके, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 500 ग्राम। अब अगर हम मास बाई मास परसेंटेज को निकालें तो ये होता है बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 500 इंटू 100, यानी कि 0 से 0 कट जाएंगे और 5 से कट जाएगा 50 10 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10%। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ये हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। यानी कि जो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, इमल्शन और सोल, इसमें से अगर हम किसको फिल्टर पेपर से पास करें तो उसके जो डिसॉल्व पार्टिकल्स हैं वो उससे अलग हो जाएंगे। फिल्टरेशन करने के लिए जो आ, तरीका है उसमें जो भी सॉल्यूट है उसके पार्टिकल के साइज को फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं उससे बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है हमारे पास सस्पेंशन, इसके पार्टिकल सफिशिएंटली बड़े होते हैं जिसके कारण अगर हम फिल्टर पेपर से इसको पास करेंगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो अपने मीडियम से अलग हो जाएगा, है ना। सॉल्यूशन जैसे कर और एग्जांपल लें, जैसे ऑप्शन दे रखे जैसे सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पे चीनी हमने पानी में मिलाई होती और उसको पास करते तो फिर भी वहाँ पे जो फिल्टरेट था उसमें आपको चीनी का स्वाद आता, है ना। इसी तरीके से इमल्शन जैसे कि दूध, तो भी पास आउट हो जाएगा, है ना। और फिर जो सोल है वो भी कोलॉइड्स के टाइप है, तो वो भी क्या करते हैं,
फिल्ट्रेशन से पास हो जाते हैं। इस वजह से जो राइट आंसर है वो हमारे लिए सस्पेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल और वाटर, ये दोनों ही मिसिबल लिक्विड्स होते हैं जो कि आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। साथ ही साथ इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है ना। तो कह रहा है किस तरीके से इन दोनों मिसिबल लिक्विड्स को अलग किया जा सकता है। अगर ये इमिसिबल लिक्विड्स होते जैसे कि वाटर और पेट्रोल तो हम सेपरेटिंग फनल से इनको अलग कर देते, लेकिन ये मिसिबल लिक्विड्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि अपने आप में पूरी तरीके से मिल चुके हैं। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि इनको क्रिस्टलाइजेशन से अलग कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन से हम एक ऐसी चीज को अलग करते हैं जिसमें सॉल्यूट मेनली सॉलिड स्टेट अचीव कर सकता है ना। तो क्रिस्टलाइजेशन तो होने से रहा। सब्लिमेशन में कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चली जाती है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो डी है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, जहाँ पे बहुत हल्का सा जो डिफरेंस होता है लगभग 10 डिग्री का, दो बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में जो चीज़ मिली है उस वजह से यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, कहने को क्लास 9 के केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उससे अब इस वाले पार्ट को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी भी उसमें इस वाले पार्ट से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि जो इस साल से पहले वाली एनसीईआरटी है ना, जहाँ पे पूरा सिलेबस पहले वाला है, आप उसी को अभी प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टिंडाल इफेक्ट है इन कोलिडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू। तो पहली बार टिंडाल इफेक्ट क्या होता है। टिंडाल इफेक्ट उस इफेक्ट को कहते हैं जहाँ पे लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है स्कैटरिंग के कारण, है ना। तो जो सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपसे कह रहा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, तो यही हमारे लिए क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। जब कभी भी हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर लाइट डालेंगे तो बेसिकली वहाँ पे पार्टिकल का साइज सफिशिएंटली बड़ा होता है जो कि लाइट को स्कैटर्ड कर देता है। इस कारण सी वाला ऑप्शन हमारे लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एक सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और 520 ग्राम यहाँ पे पानी है। तो कॉन्सेंट्रेशन बताइए मास बाई मास परसेंटेज के टर्म्स में। अब हम इसको डायरेक्ट कर देंगे, पीछे भी क्वेश्चन किया था। ऊपर सॉल्यूट का मास आता है यानी कि 20 हो जाएगा, नीचे सॉल्यूशन का मास आएगा यानी कि 20 प्लस 520 इंटू 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 अपॉन 540 इंटू 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 200 अपॉन 54 यानी कि 100 अपॉन 27। और इसको काटने पे हमारे पास आ जाएगा 3.70% यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारे लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फेस क्रीम है वो इसमें से किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लास 9th में एक आपको टेबल दी गई थी कोलोइड्स की जिसमें डिफरेंट टाइप बताई थी कि जेल में डिस्पर्स फेस डिस्पर्स मीडियम क्या होता है। तो फेस क्रीम बेसिकली क्या है कि आपने ऑयल्स को, ठीक है, डिस्पर्स कर दिया है डिस्पर्स फेस के अंदर। ठीक है, तो इस वाले केस में जो इमल्शन था ये इसका एग्जाम्पल था कि जब हम ऑयल्स को डिस्पर्स करते हैं, मेनली वाटर एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरीके से, तो ये इमल्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है हमारे लिए राइट आंसर है। ये वाली जो टेबल है किताब के अंदर है ना, एनसीईआरटी में आप इसको एटलीस्ट याद करके जाइएगा कि क्या क्या एग्जाम्पल वहाँ पे लिख रहे हैं। कोई भी एग्जाम्पल वहाँ से आपसे क्वेश्चन बन के पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट करेक्ट फॉर सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन के लिए इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी सही नहीं है। तो पहली बात तो सही दे रखी है कि सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी सफिशिएंटली बड़े होते हैं जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जब हम छोटे थे तो जो डॉक्टर थे वो हमको एक रेड कलर के कफ सिरप में दवाई पीस के दे देता था, है ना। और उसको पीने से पहले हमको शेक करना पड़ता था क्योंकि जो दवाई थी वो नीचे बैठ जाती थी। तो इस तरीके के जो मिक्सचर होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं। इस वजह से आपने अब इससे रिलेट कर सकते हैं कि सस्पेंशन के पार्टिकल हम नेक्ड आई से देख लेते हैं। सी ऑप्शन में कह रहा है कि जो पार्टिकल है सस्पेंशन के वो स्कैटर करेंगे बीम को, जब लाइट उससे पास करेगी तो हाँ भाई इसके पार्टिकल सफिशिएंटली बड़े हैं, बिल्कुल कर देगी। अगर हम डी ऑप्शन को यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है कि भाई पार्टिकल सेपरेट नहीं किए जा सकते।
तो यही वाली बात क्या है गलत कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से आसानी से सस्पेंशन के अंदर जो भी सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो डी वाला ऑप्शन हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक सॉल्यूशन है जिसमें 25 ग्राम कॉमन सॉल्ट 75 ग्राम वाटर में डाला गया है। तो आप कॉन्सेंट्रेशन बताइए फिर से मास बाई मास परसेंटेज के टर्म्स में। तो ये फिर से हो जाएगा 25 अपॉन 25 प्लस 75 इंटू 100। तो ये हमारे पास हो गया 25 अपॉन 100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा 25%। तो ए वाला ऑप्शन हमारे लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है। वैक्स के मेल्ट होने से कोई भी नई केमिकल कैरेक्टरिस्टिक हमको नहीं दिख रही है, नहीं यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है, ना ही यहाँ पे कोई कलर चेंज हो रहा है जिससे हम बता पाए कि केमिकल चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स बेसिकली बस एक फिजिकल चेंज होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉलॉइड किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो कोलॉइड्स बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर का ही टाइप सॉल्यूशन होता है, तो ए और बी ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी कि केवल हमारे लिए सी वाला ऑप्शन बचेगा। यही हमारे लिए राइट आंसर है कि कोलॉइड जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट कौन शो करता है, कोलॉइड्स और आपका सस्पेंशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो साफ साफ सॉल्यूशन दे रखा है, डी वाला नन है। तो बेसिकली जो मिल्क है जो कि इमल्शन का टाइप होता है, जो कि कोलॉइड का एक पार्ट है ना। तो इस वजह से जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारे लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रेजेंस होता है डबल लेयर का कोलॉइड्स में, ये किस चीज़ के लिए अकाउंट करता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा अगर हम समझना चाहें तो कोलॉइड्स के अंदर एक डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्स मीडियम होता है, और ये चीज़ें आपस में अच्छे से घुल जाएँ, है ना, सेपरेट आउट ना हो, तो कहीं न कहीं यहाँ पे कैटाइन्स और एनाइन का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है? अगर हम मान लें कि एक मॉलिक्यूल है इस तरीके से और इस पे हम साइड्स में पॉजिटिव चार्ज लगा दें, तो इसके ऊपर आप एक और लेयर मान लीजिए जो नेगेटिव चार्ज होती है। इस तरीके से ये आपस में क्या है, जुड़े रहते हैं और कहें कि तले में जाके नहीं बैठते हैं। तो बेसिकली ये जो डबल लेयर है कोलॉइड्स की, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे सिंबलाइज करती है। इस सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपसे वही पूछ लिया गया है मास बाई मास परसेंटेज। इसमें कह रहा है अगर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट को 320 ग्राम वाटर में मिला दे तो मास बाई मास परसेंटेज बताइए। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 40 प्लस 320 इंटू 100, यानी कि 40 अपॉन 360 इंटू 100, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 10 टाइम्स, ये कट जाएगा 9 टाइम्स। तो ये हमारे पास हो गया 100 अपॉन 9, यानी कि 11.1% यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो जो बी वाला ऑप्शन है ये क्या है हमारे लिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मोक इसमें से किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो बेसिकली स्मोक में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। तो जो स्मोक है ये एरोसॉल का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से टिंडाल इफेक्ट किसमें दिखेगा। तो NaCl सॉल्यूशन होता है, सोडा वाटर सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, मिल्क क्या होता है, कोलॉइड। यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारे लिए राइट आंसर है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इस वजह से हमको टिंडाल इफेक्ट शो कर देगा, यानी कि स्कैटरिंग हो जाएगी यहाँ पे लाइट की, अगर लाइट इस सॉल्यूशन इस मिक्सचर से पास करे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 0.5 ग्राम सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाए 25 ग्राम सॉल्वेंट में तो बताइए फिर से परसेंटेज क्या होगी सब्सटेंस की सॉल्यूशन में। तो आपने 0.5 ग्राम मिलाया, ठीक है। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 0.5 इंटू 100, यानी कि हमारे पास हो गया 0.5 20.5 इंटू 100। ओके, इसके डेसिमल से ये डेसिमल हट जाएगा 5 से, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 51 टाइम्स, ठीक है। तो फिर 100 को जब हम 51 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.96%, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है ये हमारे लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे कह रहा है कि जो बर्निंग है पेपर का, इसमें से किस चीज़ का एग्जांपल है। तो बेसिकली जो बर्निंग होती है पेपर का, ये केमिकल चेंज का एग्जांपल होता है, क्योंकि एक बार जब पेपर बर्न हो जाता है तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इस वजह से बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है, क्योंकि इरिवर्सिबल हो जाएगा नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमसे कह रहा है कि अगर कैंडल को बर्न करा जाए तो बेसिकली इसमें क्या होगा। कैंडल भी बर्न होने के बाद वापस नहीं लाया जा सकती है, तो इस वजह से ये भी केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा 6 ग्राम एथोनिक एसिड्स के साथ, तो 2.2 ग्राम CO2, 0.9 ग्राम वाटर और x ग्राम सोडियम एसीटेट बनता है। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जांपल है। तो हमसे कह रहा है कि अगर आपके पास Na2CO3 होता और आपके पास इसमें रिएक्ट करा देते हम एथोनिक एसिड को, ठीक है, तो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम एथोनिक एसिड के साथ और फॉर्मेशन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की 2.2 ग्राम। साथ ही साथ यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन हो रही है 0.9 ग्राम की और सोडियम एसीटेट यहाँ पे बन रहा है। इसके बारे में हमें बताना है कितना निकलेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो टोटल मास होता है प्रोडक्ट साइड, ये ऑलवेज इक्वल टू होता है टोटल मास ऑन द रिएक्टेंट साइड। यानी कि हमारे पास हो जाएगा इस तरीके का कुछ। अगर इधर वाले पार्ट को ऐड कर ले तो 11.3 हो गया और ये हमारे पास हो जाएगा 3.1। यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया 11.3 माइनस 3.1। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 और 11 में से 3 गएंगे तो यहाँ पे बचेगा 8.2। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है ये हमारे लिए राइट आंसर है। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पिछले कुछ सालों के अंदर इस चैप्टर से एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अगर एक ओवरव्यू हम यहाँ पे लेना चाहें तो हमने यहाँ पे देखा कि जो इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कंसंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो मास बाई मास परसेंटेज से इस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर जो कोलॉइड्स वाली टेबल दे रखी है वो आपको याद करनी है और फिर आपको सस्पेंशन, सॉल्यूशन और कोलॉइड्स की जो चार चार प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में दे रखी हैं ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, पार्टिकल का साइज भी याद कर लेना, एनसीईआरटी में लिख रहा है। इतना अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उन सभी को आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।